Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, उससे पहले 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 क्या लिखा हुआ है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली इसकी जो जनरल डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो तो P इज इक्वल टू एम वी। P इज फॉर मोमेंटम, M इज फॉर मास एंड V इज फॉर वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? किसी भी मोशन की बॉडी में अगर किसी भी मोशन है तो with the velocity v and a mass of momentum is the quantity of motion possessed by a body moving with the velocity v and of mass m. This is called momentum. अगर किसी भी कोई भी बॉडी मोशन में है, उसके अंदर अगर वेलोसिटी भी है और उसका मास भी है, तो उसको कहते हैं, उस क्वांटिटी को कहते हैं मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? देखें, ये लिखा होगा मोमेंटम का यूनिट। ये अब सवाल ये आ सकता है कि मोमेंटम का यूनिट बताएं। ये सवाल आ सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड। न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड, तो केजी या केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड हो सकता है। अच्छा, अब अच्छा, ये लीनियर मोमेंटम भी यही होता है। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोथ आर सेम। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मैंने बताया था आपको। इलास्टिक कोलिजन बताया। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? without the loss of energy. विदाउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक क्या होता है कि उसमें लॉस हो जाती है, तो उसको इलास्टिक। Okay. अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? लॉ क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का? आगे ये डेफिनेशन आ रही है इलास्टिक एंड इलास्टिक की, तो मैं बस आगे बता दूंगा आपको। वैसे यही डेफिनेशन होती है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। जो टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का बिफोर और आफ्टर, पहले भी बॉडी के कोलिजन से और बाद में भी कोलिजन के बाद भी रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम सेम रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। m1 इज अ मास ऑफ बॉडी m, बॉडी 1, और m2 जो होता है बॉडी 2 का मास होता है। और ये u1 u2 पहले की वेलोसिटीज है बिफोर द कोलिजन, एंड द v1 एंड द v2 आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। इसमें इतना ही काफी है, आपको पता होना चाहिए। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स applied to a system, then the total momentum of the body remain constant. अगर कोई मोमेंटम आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो सिस्टम को, तो ये तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि आप बॉडी मूव नहीं करेगी। देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम भी नहीं आएगा जब तक आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करोगे। ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन, अब इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आ गई है। इलास्टिक कोलिजन इज दैट इन विच द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो रही होती है। ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, क्योंकि उनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। उनका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। ठीक है। और इन इलास्टिक क्या होती है? उसी के ऑपोजिट होती है, जिसमें ये दोनों चीजें इज कंजर्व। And when the momentum before and after the collision is conserved, but the kinetic energy before and after the collision is not conserved, चेंज हो जाती है। बॉडी में पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ और थी, और जब आफ्टर जब कोलिजन हुआ तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी या बढ़ गई या कम हो गई, तो उसको इनइलास्टिक कहते हैं। पूरी एनर्जी एज इट इज एनर्जी रहेगी कोलिजन के बाद भी, तो इट्स कॉल्ड इलास्टिक। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल,
अगर दो बॉडीज के मासेस इक्वल हो, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। अगर दोनों बॉडीज, जो दो बॉडीज हैं जिनके आपके दरमियान कोलिजन है, दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो क्या होगा, देन द टू बॉडीज इंटरचेंजेस वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। एक की जो वेलोसिटी, जैसे एक 10 मीटर पर सेकंड से आता, दूसरा 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। ये 10 से, दूसरा बॉडी 1 जो 5 से आती वो 10 से जाएगी वापस, और जो 5 से यार बॉडी 2 जो 10 से आती वो 5 वेलोसिटी से जाएगी, मूव करेगी बैकवर्ड। ये आप लोगों ने जो केसेस थे, ये वो हैं केसेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। इफ द masses are equal, m1 is equal to m2 is equal to m, and the second body is at rest, और दूसरी बॉडी रेस्ट में, ये दूसरा केस था कि जब दूसरी बॉडी रेस्ट में होगी, then the moving body will stop after the collision and the other body previously at rest starts to move। अगर एक बॉडी, दोनों बॉडीज का सेम मास है, और दोनों बॉडीज का सेम मास है और एक बॉडी रेस्ट में, सेकंड बॉडी, then the moving body will stop after collision। जो मूविंग बॉडी एक रेस्ट में थी, एक मूविंग बॉडी थी, मास दोनों का सेम है, तो जो मूविंग बॉडी है वो स्टॉप कर जाएगी आफ्टर कोलिजन, एंड द अदर बॉडी जो पहले रेस्ट में थी वो मूव करने लग जाएगी। व्हेन अ लाइट बॉडी, ये वाले एमसीक्यूज आ सकते हैं केसेस के, ये अगर m1 m2 आर कांस्टेंट और द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो अगर कोलिजन होगा तो क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, ये द केस 3। सर इनके फॉर्मूलाज भी तो थे, मतलब कुछ एंड में कैलकुलेट भी कुछ आता था। जी सर, इसके फॉर्मूलाज थे। जी फॉर्मूलाज भी थे, फॉर्मूलाज आप लोग देख लीजिएगा, बाकी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें ये होता है कि m1 m2 बराबर है m है, और m1 u1 में आपने पूरे में आपको ये कर देना होता है कि m1 और m2 को m रख देंगे, ठीक है। सेकेंड बॉडी एट रेस्ट है, तो जो बीट u2 होगा वो आप 0 ले लेंगे, ठीक है। इस तरह इसके फॉर्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। इस तरह आप लोग, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सारा अपनी कॉपीज भी खोलो, जस्ट लाइक पूरी कॉपी खोलो, उसमें सारा टॉपिक की एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लिया करो, और फिर एमसीक्यू सॉल्व किया करो। एक तो आपने ये क्लास ले ली पूरी, इसमें जो चीजें हुई थी वो आपको समझ में आ गई, उसके बाद आपने सारी कॉपी खोली, एक रिवीजन किया। रिवीजन मतलब इस तरह नहीं कि आप याद करो, एक पढ़ लिया ताकि चीजें देख ली, ताकि क्योंकि एक साल पहले आप लोगों ने पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर, तो वो याद आ जाए, सही से याद आ जाता है। जब आप अपनी कॉपी खोलते हैं, आपने खुद लिखा होता है, आपने लेक्चर्स दिए होते हैं, तो उससे सारी चीजें याद आ जाती है, रिकॉल हो जाता है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो और लिखो पूरी डेरिवेशंस को याद करो, इस तरह नहीं करना, बस देखना है ताकि थोड़ा बहुत याद आ जाए। हर टॉपिक को इस तरह आप लोग, हर चैप्टर को इस तरह किया करो। आफ्टर द क्लास आप अपनी कॉपीज खोलो, लेक्चर्स जो नोट्स थे आपके वो खोलो, उसको देखो, बस एक नज़र देख लें, आप पढ़ लें ऊपर ऊपर से, याद करने की जरूरत नहीं है। और इनके इनके फॉर्मूला इस तरह जनरेट हो जाते हैं, जस्ट m1 m2 की जगह m आ जाएगा, m1 m2 जो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, उसकी जगह दोनों की जगह m आ गया। सेकंड बॉडी u2 इज इक्वल टू 0 है, और फिर जो फॉर्मूला बन रहा है वो आप बना लें। व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, अगर लाइट बॉडी हो, m2 बहुत छोटा है और m1 बड़ा है, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट, और दोनों रेस्ट में, मैसिव बॉडी रेस्ट में, बल्कि m2 is very bigger than m1 and the m2 is u2 is 0 रेस्ट में, then the light body bounces back after collision। जो लाइट बॉडी होगी m1 वाला, जो जिसका मास होगा, वो m2 से टकराएगी और वापस कोलाइड कर जाएगी पीछे with a heavy body with the same velocity, और सेम वेलोसिटी से जिससे वो आ रही थी, जिससे बॉडी m1 आ रही थी मैसिव बॉडी के पास जो रेस्ट में थी, तो उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी उसको टकराने के बाद, कोलिजन के बाद। व्हेन अ वेरी मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट स्टेशनरी बॉडी, अगर एक बहुत m1 जिसका मास बहुत ज्यादा और m2 दूसरी बॉडी हो, स्टेशनरी हो, उसका मास कम हो, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, द हैवी बॉडी कंटिन्यूज इट्स मोशन विद सम वेलोसिटी, बट लाइटर बॉडी बाउंसेस ऑफ in the forward direction with twice the velocity of the incident body।
जब मैसिव बॉडी कोलाइड करेगी एक छोटी स्टेशनरी बॉडी से और उसका मास बहुत कम होगा, तो क्या होगा, जो स्मॉल बॉडी है वो उसकी ट्वाइस वेलोसिटी, अगर 5 मीटर पर सेकंड से मैसिव बॉडी ने कोलाइड की है एक स्मॉल मास वाली बॉडी को, तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, उसकी ट्वाइस, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से। और जो मैसिव बॉडी होगी वो अपनी 5 मीटर पर सेकंड से ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो ये केसेस आ गए सारे। अच्छा, अभी हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक जो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो बताएं फ्रिक्शन क्या होता है? आवाज आ रही है आप लोगों को? व्हाट इज फ्रिक्शन? The resistance, basically the resistance होती है that one surface or object encounters when moving over another। जब एक surface से दूसरी surface, एक surface से दूसरा surface उसके ऊपर से move होता है, तो जब friction, जो जो resistance होती है, एक चीज resist कर रही होती है, उसको stop कर रही होती है, तो वो जो force होती है उसको कहते हैं friction। Friction is the force set up at the surface of the contact। देखें, जब दो surface contact में आते हैं तो जो resistance create होता है वो friction force होती है। टेंडेंट टू रेजिस्ट द मोशन, जो रेजिस्ट कर रहा होता है मोशन को। दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे से ऊपर मूव कर रहे हैं, तो एक चीज अगर उसको रेजिस्ट कर रही है इस मोशन को, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन। ये होते ही इट इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द मटेरियल सरफेस ऑफ द कंटेंट। रफनेस जो होता है मटेरियल के ऊपर, जितना रफ मटेरियल होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, जितना स्मूथ मटेरियल होगा उतनी कम फ्रिक्शन होगी, स्लाइडिंग इजीली होगी एक सरफेस से दूसरे सरफेस के मटेरियल को आपस में। अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगी। ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन विल बी हायर, लोअर और मोर और सेम, इस तरह का एमसीक्यू। और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, कम होगी, या बोथ ऑफ देम, इस तरह कुछ भी ऑप्शंस 4 बना के आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑन कांटेक्ट एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमेशा आपको पता है कि पैरेलल होते हैं। ये देखें, दो सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल होंगे हमेशा, और हमेशा डायरेक्शन जो होगी दोनों की ऑपोजिट होगी। इसकी इधर डायरेक्शन है तो इसकी यहाँ पे डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इनके दरमियान जब ये स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, सही है। तो यहाँ पे ये एक, इसका सरफेस और इसका सरफेस आपस में रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर रफ सरफेस है तो ज्यादा फ्रिक्शन होगी। जैसे अगर इसके अंदर कुछ निकले हुए ऑब्स्टेकल्स, निकले हुए चीज है, कील है, स्क्रू समझ लें आप, एक सरफेस है उसके ऊपर स्क्रू निकला हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफनेस है इसके ऊपर जो उसको फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करेगी। अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल सीधा है, उसमें कुछ भी नहीं है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो इजीली मूव कर जाएगा, तो उसकी फ्रिक्शन कम होगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन, सही है। क्या होती है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है और पैरेलल टू द सरफेस होती है। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन वेरियस लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी आया, विस्कोसिटी आया था कुछ दिन पहले केमिस्ट्री में, चैप्टर 2 पे। तो विस्कोसिटी भी सेम पर्पस पे ही काम कर रही होती है। तो जो विस्कस लिक्विड होता है उसके अंदर जो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ही होती है जो उसको इतनी इजीली फ्लो नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो लिक्विड विस्कस बन जाता है। जैसे हनी है, हनी इज ऑल्सो अ लिक्विड एंड वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड। हनी इज वेरी विस्कस बट वाटर विस्कस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर के जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स होती हैं, उसके दरमियान में रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल कम होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होता है, बल्कि नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता। और जो हनी होता है वो भी लिक्विड है, उसकी जो लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स हैं उसके अंदर, लेयर ऑफ फ्लूइड मतलब वो जो, मैं दिखा देता हूँ, अब आपको ये इस लेवल पे समझ नहीं आएगा। लेयर्स ऑफ फ्लूइड मतलब जो पानी की
लेयर्स हैं, तय हैं, वेव आप समझ लें, एक ऊपर की लेयर है, फिर उसके एक नीचे है, उसके एक नीचे, तो इन दोनों के आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, हनी की, शहद की अगर आप एग्जांपल लें, तो इसलिए वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं हो सकते आराम से, तो बहुत स्लोली मूव करता है। आप शहद की बोतल को अगर बिल्कुल ही नीचे कर दो तब भी वो बहुत ही स्लो मूव करता है, लेकिन इसी तरह आप पानी की बोतल को नीचे कर दो तो वो फास्टली 1 सेकंड में सारा पानी बाहर आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। Friction force F is less than or equal to the applied force if body is at rest or in uniform motion. Friction force क्या होगा? F जो होगा क्या होगा? लेस होगा या इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, या इक्वल होगा जितनी फोर्स आपने अप्लाई की है, अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में। देखें, एक बॉडी एक रेस्ट में, एक बॉडी यहाँ पे रेस्ट में, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है, ये फोर्स है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन अगर बॉडी रेस्ट में। फ्रिक्शन के स्मॉल एफ होता है, फोर्स का कैपिटल एफ होता है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में तो फोर्स विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन एज इट, क्योंकि रेस्ट में है बॉडी, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इतनी एक चीजें बॉडी अगर रेस्ट में है, जी, ये देखिए, if the body is at rest or uniform motion, the maximum or limiting friction just before the body starts its motion. अच्छा, जब मैक्सिमम कब होती है फ्रिक्शन? जब बॉडी स्टार्ट करती है अपनी मोशन को, तब ये चीजें आपको ये याद रखना है कि जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, जब बॉडी स्टार्ट, ये एमसीक्यू इस तरह है, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स द फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो और बोथ, नन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यू आप क्या करेंगे? मैक्सिमम होगा the force, the friction force, और ये एमसीक्यू, the body is at rest or in uniform motion, the friction force will be, ठीक है। इस तरह का एमसीक्यू। when the body start moving, जब बॉडी स्टार्ट मूव करने लग जाती है, the sliding and the rolling friction generates। अब स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होती है जब दोनों बॉडी स्टार्ट मूव करती है आपस में एक दूसरे के ऊपर, तो वहां पे स्लाइडिंग हो रही होती है दोनों सरफेस के ऊपर, या रोलिंग हो रही थी। रोलिंग भी जो हो रही थी उसके अंदर भी फ्रिक्शन होती है, जैसे दो गियर्स आपस में मूव कर रहे होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। जो सर्कुलर जो मूवमेंट होती है ना, डिस्क की मूवमेंट, दो डिस्क जो आपस में, एक डिस्क दूसरे डिस्क को घुमा रही होती है, उसको बेसिकली गियर फिनोमेना कहते हैं, और वो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होती है। Friction is equal to R, where R is equal to coefficient of friction. Coefficient of friction की क्या वो होता है सिंबल? R कांस्टेंट है सर। R कांस्टेंट है। फ्रिक्शन फोर्स की वो फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to mu n। फ्रिक्शनल फोर्स F होता है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mu से भी कहते हैं, R भी डिनोट किया हुआ है उन्होंने, R n कर दें, F इस तरह होता है। मैं लिख देता हूँ, ये स्मॉल f, R कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और F ये फोर्स है। The friction of fluids to the solid bodies is called fluid friction or viscous drag. Friction of fluids to solid bodies, अगर फ्लूइड्स की फ्रिक्शन सॉलिड के साथ है, फ्लूइड की फ्रिक्शन सॉलिड के साथ मतलब, फ्लूइड मतलब लिक्विड है, पानी है और दूसरी जो मीडियम है वो सॉलिड है, तो इन दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे एक टैंक है, उसके अंदर आपका वो है, पानी है, तो टैंक का जो सरफेस है सॉलिड है और पानी अंदर है, तो उसके दरमियान भी एक फ्रिक्शन है, उसको कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये एमसीक्यूज है यहाँ पर। फ्रिक्शन होगी, मतलब सॉलिड और फ्लूइड के दरमियान फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन होगी, कुछ ना कुछ होगी, कि जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ये विस्कस ड्रैग, कुछ ना कुछ होगी, डिफरेंट सॉलिड्स हो सकते हैं,
तो उसके दरमियान जैसे अगर मैं आपको लिक्विड बोले ना, तो लिक्विड कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसमें हनी भी जैसे कोई विस्कस लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं पानी हो। पानी की तो फ्रिक्शन बहुत कम होती है, फ्रिक्शन होती नहीं है, जीरो होती है। आप ये समझ, जैसे हम लोग पानी पी भी होते हैं सॉलिड में, लिक्विड ग्लास में पी रहे हैं, तो पानी में उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, पानी और उसके सॉलिड बॉडी के साथ, बाउंड्री के साथ। लेकिन अगर लिक्विड में बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड्स और लिक्विड के अलावा भी बहुत सारे होते जी हैं। हनी हो गया जो विस्कस है, अब वो सॉलिड के साथ, सॉलिड बाउंड्री के साथ बनाएगा, बहुत सारे वो फ्रिक्शन करेगा। समझ आ गई? जी इंक्लाइन नहीं सर, नहीं समझ आया ये। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये मैं मतलब ये बोल सॉलिड रहा हूँ, बॉडी के साथ कैसे फ्रिक्शन होगी, मतलब कोई एग्जांपल ऐसी समझ आए। सॉलिड बॉडीज के लिक्विड साथ, का तो सही है फ्लो में। सॉलिड देखें, सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, उसके अंदर रफनेस है। अगर रफनेस मतलब उसके अंदर चीजें, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे फ्लो नहीं हो सकता, कुछ भी है। जैसे एक सीधी आप समझे सरफेस है, एक टेबल है, उसके ऊपर कुछ आपने बीच में रखा हुआ है, आप ये समझ लें नॉर्मल एग्जांपल में, कुछ कोई चीज रखी है, तो अब पानी जब उसके ऊपर से फ्लो करेंगी तो वो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। वो सरफेस फिर में से रहेगा। जो जो चीज है, नहीं वो उसको रोकने की कोशिश अच्छा करेगी, अच्छा, सही। उसको पानी को मुश्किल होगी ना पास करने में। समझ आ रही है? जी तो इसी तरह मैं ये कह रहा था कि फ्लूइड्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। फ्लूइड या लिक्विड का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता। लिक्विड आर बहुत तरह के लिक्विड्स होते हैं, जो जो हाईली विस्कस ओके। भी होते हैं, ठीक है। पानी तो एक एक टाइप ऑफ लिक्विड है ना, हनी भी लिक्विड है। इसी तरह और बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, नेप्थलीन भी लिक्विड है। आपके में केमिस्ट्री लैब में जाते हो, उसमें कितने तरह के लिक्विड होते हैं, कितने कलर्स के होते हैं, वो सारे लिक्विड होते हैं जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सबकी विस्कोसिटी अलग होती है। तो विस्कोसिटी अलग होने की वजह से जब वो सॉलिड सरफेस के ऊपर से मूव करते हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन आती है, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन क्या होता है पहले तो ये बताएं। इंक्लाइन प्लेन जो है वो सरफेस के साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बनाता है, और वो लोब एंगल जो बना है रहा वो होता 0 है। डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। इंक्लाइन प्लेन यही होता है जो आपने बताया। इंक्लाइन प्लेन इज यूज्ड टू रेज और पुल। अच्छा, यूज क्या होता है इसका बेसिकली, एक कोई चीज अगर ऐसे आप देखें, उसको सीधा पुल नहीं कर सकते, बहुत हैवी चीज है, हम्म। उसके लिए हैवी वेट्स हैं, तो उसके लिए आप इंक्लाइन प्लेन यूज करते हो फॉर लिफ्टिंग इट अप। आपको कोई चीज ऊपर भेजनी है और उस बहुत हेवी वेट है, उसको ऐसे आप नहीं फुल, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो उससे उस उन सब तरीकों से इजी जो वे होता है वो होता है इंक्लाइन प्लेन के जरिए। इंक्लाइन प्लेन के जरिए आप उसको ऊपर पुल कर लो या रेज कर लो। अच्छा, ये मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन इस तरह का होता है, यहाँ पे आपके कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें जो चीजें एक्ट कर रही होती हैं, क्या क्या चीजें, अगर ये बॉडी है इसमें क्या क्या चीजें एक्ट कर रही हैं? एक तो उसका वेट होता है, और क्या होता एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं। है? नॉर्मल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स होती है। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स का पता है आपको? जो परपेंडिकुलर टू द बॉडी होती है वो नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल फोर्स है, इसको एल लिख देता हूँ जी। बस यही है। इसमें ये वेट है, अब इसको वो ड्राइव करते डाउनवर्ड रहते होता है। हैं, ये डाउनवर्ड है जी। इसमें यही चीज होती है, यहाँ पे एंगल होता है। ये भी, ये ई कैट के लिहाज से अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए बस इतना ही काफी है। इसमें इसका नहीं, कुछ नहीं आता, ये डायग्राम वगैरह नहीं आती इसकी। छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है,
If the block slides down with an acceleration a, the resultant force acting, अगर कह रहे हैं कि blocks downward move करे, जो मैंने एक block बनाया उसका, अगर वो नीचे जा रहे हैं with an acceleration a, the resultant force acting on the body is, अब resultant force जो होगी acting on a body is w sin theta minus f is equal to ma. यहाँ पे जो component होता है वो क्या होता है, w sin theta होता है, पता है आपको? जी यहाँ पे कंपोनेंट W sin, जी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है सेकंड, तो ये कह रहे हैं कि अगर बॉडी मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं ब्लॉक, तो उसका जो फोर्स होगा बॉडी का क्या होगा, W sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, क्योंकि माइनस फ्रिक्शन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला में, क्योंकि देखें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे जा रहे हैं W sin थीटा, ये देखें ये W sin थीटा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, येलो से मैं बता रहा हूँ, और फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये F है, ये W sin थीटा है, तो W sin थीटा माइनस F इसकी हो गई। और ये इज इक्वल टू फोर्स है, तो फोर्स का जो होता है ma। अच्छा इफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो क्या होगा, तो फिर सिंपल फ्रिक्शन रिमूव हो जाएगी। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कब होती है, जब स्मूथ सरफेस हो, जब बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो फौरन से ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो टाइम कम लगेगा उसको मूव करने में। जब फ्रिक्शन सरफेस होगा तो उसको मूव करने में उस सरफेस के ऊपर से उसको टाइम लगेगा और आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सिंपल a इज इक्वल टू g sin थीटा। एक्सेलरेशन कैसे निकाली है इन्होंने, सिंपल ऐसे निकाली है कि पहले क्या था, w sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। अब फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो गया, जीरो कर दिया, फ्रिक्शन इज जीरो, सही है, बोला नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, तो w sin थीटा इज इक्वल टू ma पड़ा है, w इज इक्वल टू mg sin थीटा, और यहाँ पे इज इक्वल टू ma है फोर्स, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा बच गया। तो इस तरह एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। When theta is equal to 90 डिग्री एंड sin 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू g होगा, फ्री फॉल मोशन होगा। हाँ अगर 90 डिग्री होगा तो फिर तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, इंक्लाइन तो रहेगा ही नहीं वो, तो फ्री फॉल मोशन हो जाएगा। अगर ये इसको यहाँ पे एंगल अभी क्या, कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, कुछ भी है, नॉर्मल 60 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे एंगल कह रहे हैं 90 डिग्री करते हैं आप, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ये फ्री फॉल मोशन, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल हो गया। तो एक्सेलरेशन विल बी इज इक्वल टू, जब बिल्कुल स्ट्रेट हो वर्टिकल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ग्रेविटी के बराबर हो जाता है। अब ग्रेविटी जो है वही उसका एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि बिल्कुल वो उसका एक्सेलरेशन होगी नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है हॉरिजॉन्टल, यूं ही हो गया, वो उसके दरमियान एंगल ही कोई नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल पे आ गया, इसका एंगल खत्म हो गया, ये यहाँ पे था, ये यूं इसके अंदर इसी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसका अच्छा अभी क्लास खत्म हो रही है, ये 1 मिनट